मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। Good afternoon, यस ma'am. आगे पढ़े आप लोग, थोड़ा बहुत पढ़ाई किए, बताइए। आर्या बोलो। मैम मैं कल उसके आगे का पढ़ नहीं पाई। चलो कोई नहीं, चलिए आगे पढ़ते हैं, ठीक है। मैम उसके आगे का समझ ही नहीं आया। अच्छा ठीक है, रुकिए 2 मिनट रुकिए। हाँ? हाँ, तो उससे आगे की जो क्लास है उसको हम स्टार्ट करते हैं। रुकिए 2 मिनट रुकिए। हाँ चलिए, इससे पहले रिया, बेटा क्या Yes, हुआ था मैम। आज? मैम बहुत बुरा लग रहा था बस। अरे बेटा, ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे नहीं लेना। हाँ? कल ध्यान Yes, देंगे। मैम। आप सभी कोई भी सुन लीजिए, आज की क्लास में नेट से कोई आंसर मत डालिएगा। जो भी आपको पढ़ाया जाता है वहीं से आंसर डालेंगे, ठीक है। कल की क्लास में हम देखेंगे ईवीएस की क्लास में कौन कौन नेट से आंसर डाल रहा है। आपको समझना है, जो आपको पढ़ाया जाता है उसके हिसाब से आपको आंसर देना है बेटा। नेट से आंसर आप देख के नहीं दोगे कोई भी, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चे खुद से मेहनत करके आंसर देते हैं, फिर उनके आंसर सच ही नहीं आते तो उनको दुख होता है। चलो ठीक है, आते हैं अपनी क्लास पे अब। हाँ देखिए, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। कल हमने कैथोड रेज तक डिस्कस कर लिया था। इसके बाद जो डिस्कवरी है वो स्टार्ट हुई। कैसे स्टार्ट हुई देखिए, पूरी थ्योरी से बेटा, थ्योरी से समझते हैं पहले कैसे कैसे आया ये सारा कॉन्सेप्ट। तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी का जो जर्नी है वो स्टार्ट कब से हुआ? जब कैथोड रे की डिस्कवरी स्टार्ट हुई तभी से। तो कुछ साइंटिस्ट हुए थे इसमें, सर जूलियस प्लकर, विलियम क्रूग, जे पैरियन, जे जे थॉमसन, और इन सभी ने स्टडी करके कैथोड रेस के बारे में बताया था, ठीक है। जिसमें इस कैथोड रेज की डिस्कवरी के थ्रू ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। अब कैसे हुई थी उसको देखते हैं। जे जे थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे। इन साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को करने के बाद इन्होंने ये कॉन्सेप्ट निकाला, कैथोड रे की स्टडी की, और उस स्टडी के बाद इन्होंने उसका ये रिजल्ट दिया कि जो कैथोड रेज होती हैं वो पार्टिकल्स से बनी हुई होती हैं। कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। किससे बनी हुई होती हैं वो? इन्होंने ये बोला कि जो कैथोड रेज होती हैं वो किससे बनी होती हैं? पार्टिकल से बनी होती हैं, ठीक। बट और ये पार्टिकल ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने बोला कि ये पार्टिकल ओरिजिनेट होते हैं एटम से। और इससे ये बात तो पता चल गई कि जो एटम होता है वो क्या होता है? डिविजिबल होता है। क्योंकि अगर उसमें और पार्टिकल्स प्रेजेंट है दैट मीन्स वो डिविजिबल हो
देखने को मिल रहे हैं। और इन पार्टिकल्स को जो जे थॉमसन थे उन्होंने किसका नाम दे दिया, कॉर्पसल्स का नाम दे दिया, एक तरह का पार्टिकल ही। और इन्हीं कॉर्पसल्स को आगे चल के इन 1897 इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। और इसको इलेक्ट्रॉन्स का नाम देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे जी जॉन स्टोनी, उनका नाम था। लेकिन इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी का जो क्रेडिट दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, जे थॉमसन को दिया जाता है। और साथ में इलेक्ट्रॉन्स के डिस्कवरी के लिए इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी दिया गया था। किसका नोबेल प्राइज, फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी इनको मिला था। किसके डिस्कवरी के लिए, इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के लिए। तो इन्होंने, जितने भी साइंटिस्ट थे सभी ने स्टडी की, स्टडी में अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए होंगे, जिसमें से बेस्ट कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट जे थॉमसन ने दिया, जिसमें इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे उन्होंने ये बोला कि जो कैथोड रे होता है वो पार्टिकल से बना होता है और पार्टिकल ओरिजिनेट होता है एटम से। तो इससे ये बात तो पता चल गई कि एटम इनडिविजिबल ना होके डिविजिबल होता है। और उसमें से जो पार्टिकल जनरेट होता है, उसमें से जो पार्टिकल जनरेट होता है वो पार्टिकल कॉर्पसल्स की तरह होता है। और उन्हीं कॉर्पसल्स को जो एक साइंटिस्ट हुए थे जी जॉन स्टोनी, उन्होंने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन्स। तो तब से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो श्रेय है या क्रेडिट है वो किनको दिया गया, जे थॉमसन को दिया गया। तो देखते हैं इन्होंने कैसे ये पता किया कि उसमें पार्टिकल नेचर होता है। तो हम सभी इस बात को जानते हैं कि जो गैसेस होती हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, ठीक है। एक बात बताओ, यहाँ पे जो कंडक्टर टर्म आया है, काफी नॉर्मल क्वेश्चन है, वो आपसे पूछ रही हूँ। तो कंडक्टर जो टर्म आया है आपका, ये जो कंडक्टर टर्म है ये आया कहाँ से, मतलब इसका मतलब क्या होता है कंडक्टर का, व्हाट इज कंडक्टर, बताइए। मैम मैम कोई सा भी जो ऑब्जेक्ट जो कंडक्ट कर सके हीट या इलेक्ट्रिसिटी। हाँ ठीक है, हीट या इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्ट करता है, वेरी गुड। और इसी के इंसुलेटर भी होते हैं, आपको पता है। अदर टाइप देखोगे तो एक बैड कंडक्टर होगा, एक आपका इंसुलेटर भी होता है, आप सभी को इसके बारे में पता है। तो देखो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गैसेस जो होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर होती हैं। ये बात आपको पता है या नहीं पता है ये बताओ, और अगर होती हैं तो कैसे होती हैं, कोई भी एक स्टूडेंट। क्योंकि अगर आपने सही से समझा होगा स्टेट ऑफ मैटर को तो आपको ये बात समझ आ गई होगी। मैम मैम गैस क्योंकि में गैस, मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर रहते हैं इसलिए वो कंडक्ट नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, हारिया आप बोलो। यस मैम मेरा भी वही आंसर था कि गैसेस में पार्टिकल बहुत दूर दूर रहते हैं इसलिए वो कंडक्ट नहीं कर सकते। हाँ वेरी गुड, स्टेट ऑफ मैटर की बेसिस पे, मतलब आप सभी को वो चीज समझ आ गई है। तो देखो यहाँ पे फैक्ट ये है कि गैसेस क्या होती हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं एट अ नॉर्मल टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। हम नॉर्मल हाई प्रेशर पे हम ये मान के चलते हैं, नॉर्मल कंडीशन पे जो गैसेस होती हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। बट एट अ लो प्रेशर, जब हम लो प्रेशर जनरेट करते हैं इन अ हाई वोल्टेज डिस्चार्ज कंडीशन, जब हम उसको हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो उस मीडियम पर ये पॉसिबल है कि जो गैसेस पार्टिकल हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, ठीक है। और इसी को लेते हुए इन 1859 एक एक्सपेरिमेंट किया गया। और उस एक्सपेरिमेंट को फाउंड किया था किसने, सर जूलियस प्लकर ने। किसने उसको फाउंड किया था, सर जूलियस प्लकर ने। ये पेज देख लेते हैं। हाँ देखिए,
यहाँ पे बताया गया है कि उसको फाइंड किसने किया था, सर जूलियस प्लकर ने फाइंड किया था। ठीक है, इन्होंने ये बताया था कि काफी लो प्रेशर पर, कितना प्रेशर, लो प्रेशर मतलब 10 टू द पावर -2 टू 10 टू द पावर -4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हम किसी वैक्यूम डिस्चार्ज ट्यूब में क्रिएट करते हैं और उस कंडीशन पर अगर हाई वोल्टेज प्रोवाइड करोगे तो जो पार्टिकल होंगी गैसेस की वो क्या करने लगती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगती है। बट एट अ हाई प्रेशर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उनको, जो गैसेस पार्टिकल होती हैं वो कंडक्ट नहीं कर पाती हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, बट देखिए इसमें किया क्या गया, सबसे पहले एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कैसे कैसे इसको क्रिएट किया उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया और उसमें से जैसा ये कंडीशन क्रिएट करके इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया तो उसमें एक ग्रीन येलो कलर का फ्लोरोसेंस देखने को मिला। मतलब ग्रीन येलो कलर की एक लाइट थी, वो वहां पे क्या कर रही थी, साइन कर रही थी। ठीक है, इन 1879 ये तो प्लकर का एक्सपेरिमेंट हो गया। फिर 1879 पे विलियम क्रूक नाम के एक साइंटिस्ट आए, विलियम क्रूक नाम के एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को डिस्चार्ज ट्यूब में किया था और उस डिस्चार्ज ट्यूब को उनके नाम के बेसिस पे क्रूक ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो क्रूक ट्यूब को हम डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ये कैसा होता है पूछा जाएगा तो ये एक सिलिंड्रिकल शेप का क्या होता है, ट्यूब होता है और इस सिलिंड्रिकल शेप के जो दो एंड्स होते हैं, ये ट्यूब के जो दो एंड्स होते हैं इनको सील्ड किया जाता है और सील्ड करने के बाद इनको दो मेटल इलेक्ट्रोड से क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। एक इलेक्ट्रोड आपका ये है जो आपको दिख रहा है, दूसरा इलेक्ट्रोड आपका ये है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड है ये किसका वर्क कर रहा है, कैथोड का वर्क, और ये जो इलेक्ट्रोड है ये किसका वर्क कर रहा है, एनोड का वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो कैथोड है वो कौन से चार्ज को डिनोट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को, और जो एनोड है वो यहाँ पर कौन से चार्ज को डिनोट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया, इस वैक्यूम ट्यूब को कनेक्ट इस जो डिस्चार्ज ट्यूब को कनेक्ट किया गया किससे, एक वैक्यूम पंप से इसको कनेक्ट किया गया ताकि इसके प्रेशर में हम क्या कर सके, चेंजेस क्रिएट कर सके। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इसमें क्या करते हैं, प्रेशर चेंज करते जाते हैं तो प्रेशर हम क्या करते जा रहे हैं, लो करते जा रहे हैं। दैट मीन्स जो प्रेशर है इनसाइड पोर्शन ऑफ अ डिस्चार्ज ट्यूब हम उसको रेड्यूस करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। तो और ये जो दो इलेक्ट्रोड्स आपने कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रोड्स आपने कनेक्ट किया हुआ है इसको एनर्जी के एक सोर्सेस से विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर क्या किया गया, कनेक्ट किया गया ताकि हम हाई वोल्टेज की जो इलेक्ट्रिसिटी है इसके अंदर क्या कर सके, पास कर सके। ठीक, तो ये हमारा डिस्चार्ज ट्यूब है, आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा एक डिस्चार्ज ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक हमारा कैथोड का वर्क कर रहा है, दूसरा एनोड का वर्क कर रहा है और यहाँ से हमने इसमें वैक्यूम पंप कनेक्ट किया हुआ है ताकि हम प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सके। और यहाँ पर हमारे पास एनर्जी का एक सोर्सेस है जो कोई बैटरी या फिर क्या हो सकता है, सेल हो सकता है। ठीक है, तो हम करते क्या है, एट अ नॉर्मल मतलब नॉर्मल प्रेशर पे, मीन्स मैंने वैक्यूम पंप की हेल्प से कोई भी प्रेशर नहीं लगाया और एट अ नॉर्मल प्रेशर हम क्या करते हैं, इस ट्यूब के अंदर गैस पास करते हैं। जब हम गैस पास करते हैं और गैस लेने के बाद हमने हाई वोल्टेज का करंट इसमें पास किया, जब हमारा नॉर्मल प्रेशर है, याद रखिएगा नॉर्मल प्रेशर, और नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अभी भी हमारे एटमॉस्फेयर का है, जिसमें हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन पर ये देखा गया कि हाई वोल्टेज का करंट हम पास करते हैं तो किसी भी टाइप का कोई इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट नहीं होता। मतलब ये जो सेटअप है, इस सेटअप में हमको कोई भी चेंजेस अपीयर नहीं होता, चाहे आप जितना भी हाई वोल्टेज का करंट उसके अंदर कैरी करते हैं। तो लगभग यहाँ पे बोला गया है कि हम 5000 टू 10,000 वोल्ट का जो करंट है इसके अंदर कैरी कर रहे हैं तो भी इसमें कोई भी चेंजेस हमको देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, ऑन रेड्यूस द प्रेशर बाय वैक्यूम पंप। अब वैक्यूम पंप की हेल्प से इस डिस्चार्ज ट्यूब का जो प्रेशर है उसको हम क्या करते जा रहे हैं, रेड्यूस करते जा रहे हैं।
मतलब वहां पे जो प्रेशर जनरेट था उस प्रेशर को हम कम करते जा रहे हैं। तो देखो जैसे प्रेशर जनरेट होता होगा ना, मतलब हाई प्रेशर होता होगा तो पार्टिकल क्या होगा, किसी चीज को कंप्रेस्ड करोगे। जैसे आपके पास एक बड़ा सा फुटबॉल है और उस फुटबॉल को कंप्रेस करोगे तो उसके अंदर प्रेजेंट जो भी गैसेस होगा वो क्या हो जाएगा, पास पास आ जाएगा। अगर पास पास आ गया तो कोलिजन उतना ज्यादा नहीं होगा, समझ रहे हो। पास पास पार्टिकल है तो थोड़े से टकराएंगे फिर डाउन हो जाएंगे, थोड़े से टकराएंगे फिर डाउन हो जाएंगे। लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, प्रेशर को रेड्यूस करते जा रही हूँ, धीरे धीरे प्रेशर में लो प्रेशर जनरेट करते जा रही हूँ। तो अब पार्टिकल्स को मूव करने के लिए क्या हो गया, बहुत ज्यादा एरिया अवेलेबल हो गया वहां पर। तो जब उनमें कोलिजन होगा तो उस कोलिजन के थ्रू उनमें जो मोशन है वो क्या होता जाएगा बेटा, बढ़ता जाएगा। पार्टिकल्स में कोलिजन के थ्रू मोशन और ज्यादा क्रिएट होता जा रहा है। तो जब हम क्या करते हैं, इनर डिस्चार्ज ट्यूब अपने प्रेशर को कहाँ तक लेके जाते हैं, 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लेके जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक लाइट जनरेट होने लगती है और ये जो लाइट होती है एक कलर को रिप्रेजेंट करती है। एक मतलब हो सकता है ग्रीन लाइट हो सकता है रेड लाइट हो, व्हाइट लाइट हो, ब्लू लाइट हो, कोई भी लाइट। और वो लाइट इस डिफरेंट कलर को इस वजह से रिप्रेजेंट कर रही है बिकॉज वहां पर जो गैस हमने लिया था उस गैस का नेचर कैसा है। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे हाइड्रोजन गैस लेंगे, नाइट्रोजन गैस लेंगे, ऑक्सीजन गैस लेंगे, क्लोरीन गैस लेंगे, तो हर गैस का अपना अपना एक कैरेक्टर होगा ना। जैसे पर्टिकुलर हर एक एलिमेंट का अपना अपना एक कैरेक्टर होता है, चाहे वो केमिकल कैरेक्टर हो चाहे वो फिजिकल कैरेक्टर हो। सेम एज एट अ गैसियस स्टेट उनका कोई एक फिजिकल कैरेक्टर होगा, उस फिजिकल कैरेक्टर में उनका क्या आ जाएगा, कलर भी आ जाएगा। कोई रेड कलर का होता होगा, कोई व्हाइट कलर का होता होगा, कोई येलो कलर का होता होगा, ऐसे कलर डिफरेंसेस होते हैं। तो इस वजह से उस ट्यूब के अंदर जो लाइट जनरेट होगी वो डिपेंड करेगी कि हमने जो गैस उस ट्यूब के अंदर लिया हुआ है उस गैस का नेचर कैसा है, और उस गैस का नेचर जैसा होगा उस हिसाब से वहां पर लाइट क्या होने लगती है, प्रोड्यूस होने लगती है। ठीक है, ये तब हुआ जब हमने क्या किया, गैस का जो प्रेशर है उसको क्या करते गए, हम रेड्यूस करते गए। तो हमने ये समझा कि गैस का प्रेशर रेड्यूस करने पर लाइट, इस वजह से गैस का प्रेशर रेड्यूस किया फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया तो देखो अगर पार्टिकल्स में एनर्जी नहीं भी थी तो जब आप एनर्जी का एक सोर्सेस किसी पार्टिकल को दोगे तो वो क्या हो जाएंगे, थोड़े ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। और अगर वो ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे तो उनमें और ज्यादा कोलिजन होने लगेगा। समझ रहे हो इस बात को। तो जैसे जैसे कोलिजन होता जा रहा था, यहाँ पर हम हाई वोल्टेज का करंट उसके अंदर पास करते जा रहे थे और प्रेशर को हमने लगभग 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया था। मतलब वहां पर कोलिजन तो बढ़ गया था और वो कोलिजन और ज्यादा तब बढ़ गया जब हम उसमें हाई वोल्टेज का करंट क्या करते जा रहे हैं, पास करते जा रहे हैं। क्योंकि उस हाई वोल्टेज के करंट को एक्सेप्ट करके जो हमारे पार्टिकल्स थे वो और ज्यादा क्या हो गए, एक्टिव हो गए। और अगर वो एक्टिव हो गए मतलब उनमें एक बोला जाए पावर आ गया, एक टाइप का पावर उनमें जनरेट हो गया। तो जब वो अपनी पूरी पावर लगाते हैं तो उसमें से हमको लाइट का एक सीजेस दिखने लगता है। मतलब हम ये देखते हैं कि दो इलेक्ट्रोड में से जो एक इलेक्ट्रोड है उसमें लाइट का एक कलेक्शन दिखता है, लाइट, ठीक है। और ऐसा लगता है कि उस इलेक्ट्रोड से लाइट क्या हो रही है, एमिट हो रही है। ये तब हुआ होगा समझो जब वो गैस के जो पार्टिकल्स वहां पे प्रेजेंट थे होंगे लो प्रेशर पर, तो जैसे ही उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलता था होगा वो एक्टिव हो जाता था होगा। और एक्टिव होके वो जाएगा कहाँ पे, जहां पर उसको क्या मिले, अपोजिट चार्जेस मिले। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक जैसे करंट अगर आप पास कर रहे हो तो करंट एक टाइप का एनर्जी का अमाउंट है। तो दोनों चार्जेस की अगर मैं बात करूं, पॉजिटिव और नेगेटिव की अगर मैं बात करूं, तो अगर कोई चार्जेस एक्टिव है मैं बोलती हूँ तो ऑब्वियसली सी बात है हम इतना मतलब अपना सेंस ऑफ ह्यूमर लगा सकते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज का होगा। तो अगर वो चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस जो करंट है उससे टकरा रहे हैं तो वो खुद भी कौन से चार्जेस का हो जा रहा होगा, पॉजिटिव चार्जेस का हो जा रहा होगा। तो वो पॉजिटिव चार्जेस के जितने भी हमारे पास पार्टिकल होंगे वो किस पे बम्बार्डमेंट करने लगेंगे, जिधर हमारा नेगेटिव चार्जेस होगा।
होगा। तो नेगेटिव चार्जेस का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? जो कैथोड वाला इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव चार्जेस का काम कर रहा है। तो सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं यहाँ से, जो कि हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम पास करने की वजह से जनरेट हो रहे हैं, वो किस पे बम्बार्डमेंट करने लगेंगे? जिधर साइड पे हमारा कैथोडिक इलेक्ट्रोड है उस पे वो बम्बार्डमेंट करने लगते हैं, मतलब कोलिजन के थ्रू उससे टकराने लगते हैं। और जैसे जैसे वो टकराते हैं तो उनको क्या मिलता होगा? नेगेटिव चार्ज मिलता होगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस में तो अट्रैक्शन होता है। तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज मिलता है, एक अदर टाइप ऑफ चार्ज उनको मिल रहा है, और उस अदर टाइप ऑफ चार्ज के पास जाके जो पार्टिकल्स हैं वहां से क्या होते जा रहे हैं? एक अदर एक्टिवनेस को वो रिप्रेजेंट करते जा रहे हैं, हम ये बोल सकते हैं। तो वहां पर सारे चार्जेस का क्या बन जाएगा? पहले जो चार्जेस क्या थे? इधर उधर घूम रहे थे, अब वो चार्जेस एक जगह पे कलेक्ट होते जा रहे हैं। कलेक्ट क्यों हो रहे हैं बेटा? कलेक्ट इस वजह से हो रहे हैं बिकॉज उधर कैथोड है, एक नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब उनका कलेक्शन होता है तो वहां से एक लाइट एमिट होती है, ठीक है, मतलब बहुत सारे पार्टिकल वहां पे कलेक्ट हो गए और उन्होंने नेगेटिव चार्जेस से एनर्जी को क्या कर लिया? गेन कर लिया। तो जैसे जैसे वो नेगेटिव चार्जेस से एनर्जी को गेन कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनकी एनर्जी क्या हो रही है? रेड्यूस हो रही है, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज को गेन कर रहा है। पहले वो पॉजिटिव को गेन कर रहा था, लेकिन अब वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? नेगेटिव में कन्वर्ट होता जा रहा है। और अब वो नेगेटिव चार्जेस साइनिंग एमिट वो कहां से हो रहा है पूछा जाएगा, तो वो कैथोड के साइड से एमिट हो रहा है। लेकिन आफ्टर एमिशन वो पास कौन से साइड पे हो रहा है? ठीक है, मतलब आफ्टर एमिशन वो पास कौन से डायरेक्शन से हो रहा है? हम देख रहे हैं कि वो आ तो रहा है कौन से डायरेक्शन से? ये कैथोड वाले डायरेक्शन से। और ट्रांसफर किस डायरेक्शन पे हो रहा है? एनोड वाले डायरेक्शन पे। समझो इस बात को। पहले वो चार्जेस को गेन करता है, गेन करने के बाद अपोजिट चार्जेस से, ये हमारा एक इमेजिनेशन है कि हम ऐसा समझ सकते हैं चीजों को कि हो सकता है वो एक्टिव होके जाता है नेगेटिव चार्जेस के पास। हाँ बोलिए। मैम यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है एकदम। मैम 2 मिनट रुक जाइए प्लीज। यस मैम चलिए, तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ से जो चार्जेस हैं वो एमिट होते हुए किस डायरेक्शन में ट्रांसफर होने लगा है? जिधर हमारा कैथोड है उस डायरेक्शन में सारे के सारे जो हमारे पार्टिकल्स हैं या जो भी गैसेस हैं, जो भी आप उसको बोलना चाहो, या जो भी रेस है, वो ट्रांसफर होके कहाँ जा रही है बेटा? वो ट्रांसफर होके जा रही है एनोड के डायरेक्शन पे, जहां पर हमारा कौन सा चार्ज है? सॉरी, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है। और हम ये देखते हैं कि इस डिस्चार्ज ट्यूब का ये वाला जो एरिया होता है, इस डिस्चार्ज ट्यूब का ये वाला जो एरिया होता है, ये क्या करने लग जाता है? अब साइन करने लग जाता है। और इसी साइनिंग के थ्रू ये पता चलता है कि इस इलेक्ट्रोड से जो भी पार्टिकल एमिट हुआ होगा वो कौन से चार्जेस का हुआ होगा? नेगेटिव चार्जेस का हुआ होगा। और इन नेगेटिव चार्जेस पार्टिकल को ही कौन सा नाम दे दिया गया? इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया गया। और इनका जो कलेक्शन है एक रे के फॉर्म में हमको इस एनोडिक साइड पे मिल रहा था, इस वजह से इसको क्या बोला गया कि ये जो कैथोड साइड से आ रही है एक साइन, एक रे को हमको शो कर रही है, तो उसको क्या बोला गया? कैथोड रे। बिकॉज वो डायरेक्शन कहाँ से आ रही है? कैथोड के डायरेक्शन से, और एमिट कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर साइनिंग हो रहा है। साइनिंग हो रहा है मतलब यहाँ पर कोई लाइट रे होगी तो उसको एक रे के फॉर्म पे कंसीडर किया गया। बट एक्चुअल में बम्बार्डमेंट के बाद जो हमको मिलता है वो एक तरीके का पार्टिकल होता है, जैसा उन्होंने बोला था
फैराडे ने कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उनमें एक मैटर नेचर होता है और वो मैटर नेचर एक तरीके का पार्टिकल होता है और वो पार्टिकल क्या होते हैं, हमारे नेगेटिव चार्जेस होते हैं। इसी वजह से जब पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करता है या इससे टकराता है तो इससे टकराने के बाद जो पार्टिकल वो एमिट करता है वो कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। जिस वजह से ये सारे के सारे पार्टिकल्स एज अ रे फॉर्म कौन से डायरेक्शन में आने लगते हैं, एनोड के डायरेक्शन में आने लगते हैं। और इससे ये पता चला कि जो भी पार्टिकल वहां पे जनरेट हो रहा है उसको क्या बोला गया, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। इसी वजह से वो किस डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज जहां पर हमारा एनोड है उस डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रहा है। और इस तरीके से हमारा किसका डिस्कवरी हुआ, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्कवरी हुआ। और ये बोला गया कि इलेक्ट्रॉन कौन से चार्जेस के होते हैं, नेगेटिव चार्जेस के होते हैं। और कैथोड के डायरेक्शन से जो एफ्लोरेसेंस आती है उसको एज अ रे कंसिडर किया गया और कैथोड के डायरेक्शन में आने की वजह से उसको क्या बोला गया, कैथोड रे बोला गया। तो आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा, बताइए। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज के बारे में बताया गया है, उसके बारे में देख लेते हैं। अब देखो सारी नेचर का यहाँ पे एविडेंस दिया गया है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज में, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज आपको दिख रही है यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। ये फ्लोरोसेंस का मतलब क्या होता है, मतलब लाइट जो साइन करता है, काफी ज्यादा साइनिंग रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस बोलते हैं। याद रखिएगा ये कैथोड है, ये एनोड इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर वैक्यूम पंप है ताकि हम गैस को उसको क्या कर सके, प्रेशर को रिड्यूस कर सके, इस वजह से, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब देखिए इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। लो प्रेशर पर यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं, गैस पार्टिकल, वो क्या करने लगते हैं, कोलाइड करने लगते हैं। और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं काफी हाई स्पीड से एमिट होते हैं, कौन से डायरेक्शन से, कैथोड के डायरेक्शन से। और इन्हीं स्मॉल पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन्स बोला गया, जो कि मैंने आपको बताया। तो कैथोड रेज की मेन प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी ये बताया गया है कि जो कैथोड रेज होती हैं ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब कैथोड रेज ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ये कैसे पता चला, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट पेज देखना होगा। ओके, मैंने फोटो नहीं लिया था सर। इसी पेज पे देख लीजिए। हाँ, तो देखो जो कैथोड रेज होती है ये स्ट्रेट लाइन पे कैसे ट्रांसफर होती है, ये कैसे पता चला, तो इसको समझने के लिए आपको वैसे गैस ट्यूब अगर आपके बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर है 61, तो उसमें देखिएगा ये हमारा एक डिस्चार्ज ट्यूब है। और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर अगर कैथोड रे इस डायरेक्शन से आ रहा होगा, मैंने क्या बोला, अगर कैथोड रे हमारा इस डायरेक्शन से आ रहा होगा, जैसे यहाँ से कैथोड रे ट्रांसफर हो रही है, ये मान के चलिए इस डायरेक्शन से, तो अगर इस पाथ पे हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, इस स्ट्रेट पाथ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, तो इस पाथ का जो शैडो है हमको जस्ट इस कैथोड के अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देने लग जाता है। देखो अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती, तो इसका मतलब है कि यहाँ से निकलने के बाद ये इस डायरेक्शन में भी जा सकती थी, इस डायरेक्शन में भी जा सकती थी, और यहाँ पर जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होता उसका शैडो हमको दिखाई नहीं देता। जैसे घर पे लाइट बंद हो जाती है, तो लाइट बंद होने के बाद देखो अगर आपने कैंडल जलाया है तो उस कैंडल के अपोजिट डायरेक्शन पे आप अपनी हैंड्स को रखोगे, तो अगर वो रे को पास कर रहा होगा तो उसके जस्ट पीछे, आपके जहां पर आपका हाथ होगा उसके जस्ट पीछे उस हाथ का क्या बनता है, शैडो बनता है, ठीक है।
तो रोशनी आती है स्ट्रेट लाइन पाथ पे और आपके पाम से टकराती है, और पाम से टकराने के बाद पीछे उसका क्या बन जाएगा, शैडो बन जाएगा। सेम एज अगर कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है तो इन अ वैक्यूम ट्यूब अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से राइट ले आएगी और इससे टकराएगी। लेकिन आपका ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, ओपेक होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो दूसरा प्रोसेस रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, जो हमारा रिफ्रैक्शन का होता है तो वो ओपेक होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट नहीं। ओपेक मींस जिसके हम आर पार हम नहीं देख सकते हैं। तो ऐसा ऑब्जेक्ट लेते हैं तो हमको उसका शैडो जस्ट उसके पीछे दिखाई देता है। तो अगर उसका शैडो पीछे बन रहा है मतलब इस डायरेक्शन से लाइट रे आ रही होगी, तभी उसका जो शैडो है उसके पीछे बन रहा है। नहीं तो अगर ये रे इस डायरेक्शन में चली जाती, इधर चली जाती, तो इधर तो कोई लाइट रे टकराती ही नहीं, और टकराती नहीं तो उसका शैडो भी पीछे बनता ही नहीं। ठीक है, तो इससे ये बात प्रूव हो जाती है कि जो कैथोड रेस, वैसे नॉर्मली भी आप प्रूव कर सकते हो। कैसे, देखो, क्योंकि यहाँ पर जो रे एमिट हो रहा है वो आ किसके पास रहा है, इस वाले इलेक्ट्रोड के पास आ रहा है। हालांकि वो यहाँ से फैल जाएगा तो ये चीजें साइन करने लगेंगी, लेकिन यहाँ पर एमिशन ऑफ लाइट कलर्ड अगर देखा जाए तो इस लाइट कलर्ड में यहाँ पर जो पार्टिकल दिखाया गया है, यहाँ पर पार्टिकल्स का एक कलेक्शन आपको दिख रहा है। मतलब कि स्ट्रेट लाइन में आएगी तभी तो इस इलेक्ट्रोड के जस्ट सामने उन पार्टिकल्स का क्या होगा, कलेक्शन होगा। इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो कैथोड रेज होती हैं वो ऑलवेज कौन से पाथ में ट्रैवल करती हैं, स्ट्रेट लाइन पे। देखो ये यहाँ से भी इस डायरेक्शन से भी ट्रांसफर हो सकता था, अपोजिट डायरेक्शन से। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता तो इधर तो पॉजिटिव चार्ज ही नहीं है, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तब ये इधर ट्रैवल कर सकती थी। तो इधर भी अगर ट्रैवल करी है तो इसी डायरेक्शन में ही ये जा रहा है, ऐसा नहीं कि ये इधर घूम रहा है या इधर घूम रहा है। तो इससे एक बात तो पता चल गई कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इधर अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो अगर ये इस डायरेक्शन में जाता तो इससे भी ये पता चलता कि ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्जेस वाले डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब ये जो चार्जेस यहाँ से निकल रहा है ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। मतलब नेगेटिव पॉजिटिव का एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ, और इसी वजह से ये कौन से डायरेक्शन में ऑलवेज ट्रैवल कर रहा है, एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रहा है। तो ये कंसिडरेशन निकाला गया कि या कंक्लूजन निकाला गया या कोई जनरलाइज पॉइंट निकाला गया कि जो भी हमारी कैथोड रेस होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये बताया गया कि कैथोड रेस कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। मतलब कैथोड रेस जो होती है एक तरीके की पार्टिकल्स होती हैं। अब पार्टिकल्स होती हैं ये कैसे पता किया गया, तो जो उनका वैक्यूम ट्यूब था उस वैक्यूम ट्यूब पे क्या रखा गया, एक व्हील रखा गया। मतलब ऐसा व्हील जो क्या हो सके, रोटेट हो सके। एक व्हील को रखा गया इस वाले डायरेक्शन पे, और उस व्हील को रखने के बाद ये देखा गया कि वो क्या करने लगती है, जैसे जैसे पार्टिकल इस डायरेक्शन से आते जाते हैं ये जो व्हील यहाँ पे बनी हुई है ये व्हील क्या करने लगती है, रोटेट करने लग जाती है। तो देखो अगर यहाँ से एनर्जी का सोर्सेस आता तो एनर्जी के सोर्सेस में अगर लाइट रे आती तो ये सिर्फ साइन करता, और साइन करने के बाद एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती और ये एरिया साइन करता। सिर्फ रे अगर होता तो मैं बता रही हूँ आपको। लेकिन अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है और किसी चीज से टकरा रहा है तो इस पार्टिकल की वजह से इसमें क्या जनरेट होगा, मोशन जनरेट होगा, और मोशन जनरेट होगा मतलब इसमें किसी तरीके का मूवमेंट होने लगेगा। और मूवमेंट तभी होगा जब यहाँ से आने वाला जो भी ऑब्जेक्ट है उनमें कैसा नेचर हो, पार्टिकल नेचर हो। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जैसे ही हम इस व्हील को यहाँ पर रखते हैं तो होता क्या है, ये जो व्हील है ये रोटेट होने लगती है। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि कैथोड रे में पार्टिकल नेचर होता है, और उस पार्टिकल नेचर के वजह से ही उसमें सेंटर पे लगी हुई जो व्हील होती है उन पार्टिकल से कोलिजन करने के बाद वो मूव करने लगती है या रोटेट करने लगती है। ठीक है, तो सेकंड कंक्लूजन हमको क्लियर होता है कि जो हमारा कैथोड रे होता है उसमें कौन सा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर या मटेरियल नेचर होता है। कैथोड रे हैव अ नेगेटिव चार्ज, ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी, लेकिन फिर भी यहाँ पर डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेस इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर दो फील्ड जनरेट किया गया है। इस तरीके का जो आपका
ट्यूब है, इस ट्यूब को लेते हुए यहाँ पर एक प्लेट लगाया गया है और यहाँ पर एक प्लेट लगाया गया है। ये प्लेट आपका नेगेटिव चार्ज का है, ये प्लेट आपका पॉजिटिव चार्ज का है। यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या लगा हुआ है, एनोड, और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल पे लगा हुआ है कैथोड। तो यहाँ से जो रे आती है, देखो यहाँ से जो रे आती है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज की होती तो ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल करती, अगर ये नेगेटिव चार्ज की है तो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। तो कैथोड से जो भी रे निकलती थी वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल करती थी, इस वाले डायरेक्शन में ट्रेवल करती थी, इस वाले डायरेक्शन में, जिससे कंफर्म हो गया कि यहाँ से जो पार्टिकल नेचर फॉर्म में निकल रहा है वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन है और वो कौन से चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो कल की क्लास में इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कैथोड रेज के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। यस मैम। यस